चलें बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. We'll be continuing with where we left the other day. We are left with the last characteristic of the equilibrium. और मैं आपको इतना बताऊं बेटा, ठीक है, दो चार चीज़ें जो हम अब तक कर चुके हैं. We are just in the beginning of the equilibrium. We need to understand the basic concepts properly. सबसे पहले मैंने आपसे ये कहा था कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, व्हाट मेक्स अ रिएक्शन, इरिवर्सिबल व्हाट मेक्स अ रिएक्शन रिवर्सिबल, ठीक है. फिर कैटेगरीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस, दैट पार्ट वाज डन. उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेसेस में हमने कहा बेटा कि एक ऐसा स्टेज होता है जिस स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होती है. दैट मींस जिस स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है उसी स्पीड से वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कैरी आउट होती है रिएक्शन. उस पर्टिकुलर स्टेज को आपने इक्विलिब्रियम का नाम दिया था. फिर इस इक्विलिब्रियम के बारे में हमने फीचर्स दिए थे बेटा कि इक्विलिब्रियम जो है इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सबसे पहले आपने कहा कि ये एक ऐसा स्टेज है जहां पे आर एफ आर बी के बराबर होगा. दूसरा आपने माना बेटा कि इस स्टेज पे जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती हैं दे ऑल अटेन ए कांस्टेंट वैल्यू, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, कंसंट्रेशन कांस्टेंट. इसी तरह से आपने माना था कि इक्विलिब्रियम जो होता है इट्स डायनेमिक इन नेचर. दैट मीन्स इक्विलिब्रियम जो ही अटेन होता है, नो डाउट कोई भी चेंज इक्विलिब्रियम में नहीं आती, मगर एक चेंज तो भी आती है, दैट रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट एट द सेम pace, at the same rate, at the same speed. Okay, so ऐसे इक्विलिब्रियम जहां पे बेटा रिएक्शन अभी भी कैरी आउट होती है, इसको आपने डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा था. इसी तरह से हमने कहा बेटा इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर ऑफ द एंड्स, वेदर यू स्टार्ट विद द रिएक्टेंट और यू स्टार्ट विद द प्रोडक्ट, यू कैन स्टिल अटेन द इक्विलिब्रियम, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ करता था. इसी तरह से बेटा हमने कहा था कि अगर किसी इक्विलिब्रियम में कोई एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स गैसियस फेज में है, राइट, कोई एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स गैसियस फेज में है, वहां पे आपने याद रखना है बेटा कि ऐसे इक्विलिब्रिया को अटेन करने के लिए, ऐसे रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए क्लोज्ड वेसल्स जरूरी करके लेना पड़ेगा. अदरवाइज गैसियस कंपोनेंट ओपन वेसल्स में एस्केप हो जाते हैं और रिएक्शन का रिवर्सिबल रहना पॉसिबल नहीं हो जाता है. इसी तरह से बेटा हमने लास्ट फीचर उसमें डिस्कस करना बाकी था कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे कैटलिस्ट का मैंने कल आपसे कहा था, कैटलिस्ट जो है इट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन. जितना आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट रहता है इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर विदाउट कैटलिस्ट, उतना ही बेटा विथ कैटलिस्ट भी वहां पे होगा. मगर सिर्फ फर्क इतना है कि जितना प्रोडक्ट आपको 10 घंटे में बनता था विदाउट कैटलिस्ट, विथ कैटलिस्ट उतना ही प्रोडक्ट जल्दी बनता है, यानी कि इक्विलिब्रियम जो है जल्दी अटेन होगा. फिर मैंने ग्राफिकली भी बेटा मैंने आपके सामने रखा था. उसके बाद लास्ट वाला फीचर था कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे फ्री एनर्जी चेंज जो होता है दैट्स इक्वल टू जीरो, राइट. सो एट इक्विलिब्रियम स्टेज द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन डेल्टा जी जो है दैट इज इक्वल टू जीरो. नाउ कम्स द पार्ट, सर ये फ्री एनर्जी चेंज होता क्या है. चूंकि थर्मोडायनेमिक्स अभी आपको पढ़ना बाकी है, तो इस वक्त फिर से मैं एक लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा बेटा कि ये फ्री एनर्जी चेंज क्या हुआ करती है. आपके पास मान लीजिए कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिएक्टेंट्स आर इन इक्विलिब्रियम विद द प्रोडक्ट्स, राइट, वेयर आर रिप्रेजेंट्स द रिएक्टेंट एंड पी रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट. रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो हर एक रिएक्टेंट, राइट, कन्वर्शन से पहले आप पहले एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करें. हर एक कंपोनेंट जो है इस कंपोनेंट के पास बेटा अपनी कुछ एनर्जी मौजूद होती है जिसको इंटरनल एनर्जी कहा जाता है. इसमें से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी ऐसा है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, उसको एंथैल्पी कहा जाता है. और इस हीट कंटेंट में से कुछ एनर्जी ऐसी है जो हम अपने लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कहते हैं फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. सो फ्री एनर्जी जो है एक ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम का होता है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, जो हम अपने फायदे के लिए अपने काम में इस्तेमाल में ला सकते हैं, राइट बेटा. सो बस इतना याद रखना है. बाकी ये कैसे यूजफुल वर्क होता है इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा. मगर यहां पे बस इतना आपने याद रखना है कि फ्री एनर्जी जो है जिसको आपने कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल जी फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. तो फ्री एनर्जी जो आपके पास है बेटा, प्लीज रिमेंबर, ये रिप्रेजेंट करता है दैट पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, राइट. नंबर वन. नंबर टू इज दैट जितनी भी फ्री एनर्जी एक सिस्टम में मौजूद होती है, राइट, मान लीजिए आपने इस रिएक्शन को रिएक्टेंट्स के साथ शुरू किया. रिएक्टेंट्स के पास जितनी भी फ्री एनर्जी मौजूद होती है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हुए ये सारी की सारी फ्री एनर्जी जो है इसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जाता है.
हाँ अवेलेबल है फॉर द कन्वर्शन, मगर हमेशा बेटा ये सारी की सारी एनर्जी जो है यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। उसके लिए भी कुछ थर्मोडायनेमिक रेस्ट्रिक्शंस हैं विच वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट राइट नाउ। सो इसका कुछ पार्ट जो है वो असल में यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो पाता है, लेकिन कुछ पार्ट जो है दैट रिमेन्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। सो जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, इसके पास जितनी भी फ्री एनर्जी थी, मान लीजिए बेटा इसके पास 100 किलो जूल्स की फ्री एनर्जी थी, जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट बनाते बनाते राइट, प्रोडक्ट बनाते बनाते इसने कुछ फ्री एनर्जी हमें प्रोवाइड की, ठीक है, इसने कुछ फ्री एनर्जी हमें प्रोवाइड की, मान लीजिए इसने 10 किलो जूल फ्री एनर्जी हमें प्रोवाइड की, तो इसके पास बेटा कितनी फ्री एनर्जी बचेगी, तो प्रोडक्ट के पास जो फ्री एनर्जी बचेगी दैट विल बी 90 किलो जूल्स। अगर आप यहां पे देखेंगे चेंज इन फ्री एनर्जी कितना आ गया, पहले मेरे पास बेटा 100 किलो जूल फ्री एनर्जी की थी, रिएक्शन के दौरान 10 किलो जूल मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया, और जो प्रोडक्ट है मेरे पास इसके पास बचा बेटा 90 किलो जूल्स। तो अगर आप यहां पे डेल्टा जी निकालना चाहें, डेल्टा जी इज ऑलवेज टेकन एज जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, बात समझना। डेल्टा जी इज द चेंज इन द फ्री एनर्जी। तो चूंकि पहले कुछ फ्री एनर्जी थी, बाद में प्रोडक्ट साइड के साथ, प्रोडक्ट साइड पे आपके पास कुछ और फ्री एनर्जी है, अगर आप चेंज इन फ्री एनर्जी देखना चाहते हैं मेरे पास कितना आ गया, इट्स ऑलवेज टेकन एज फ्री एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट दैट इज प्रोडक्ट माइनस फ्री एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट दैट इज रिएक्टेंट, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट जो है फाइनल स्टेट जो है उसकी फ्री एनर्जी है 90 किलो जूल्स, माइनस रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी आपके पास है 100 किलो जूल्स, सो इट कम्स आउट टू बी माइनस 10 किलो जूल्स। तो माइनस 10 किलो जूल्स होने का मतलब यह हुआ इस रिएक्शन के दौरान 10 किलो जूल फ्री एनर्जी बेटा हमने इस्तेमाल की है अपने लिए। सो फॉरवर्ड रिएक्शन में चूंकि डेल्टा जी जो है वो माइनस आ गया, अंडरस्टैंड करना इस बात को, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का साइन जो है बेटा वो नेगेटिव आ गया। सो मैंने आपसे कल भी कहा फॉरवर्ड रिएक्शन में जो भी पैरामीटर नेगेटिव होता है, बैकवर्ड रिएक्शन में वही पैरामीटर पॉजिटिव बनेगा। सो अगर आप इस प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं बेटा, प्लीज रिमेंबर इस बारी आपको वो 10 किलो जूल फ्री एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, तब जाके आप इस 100 किलो जूल फ्री एनर्जी वाले सिस्टम पे पहुंच पाएंगे। क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए यही 10 किलो जूल्स बेटा फ्री एनर्जी वापस देना पड़ता है। तो यहां पे जब आपने 10 किलो जूल्स यही से दिए बेटा, ठीक है, तो इस बारी फाइनल स्टेट आपका रिएक्टेंट है, तो जब आप बैकवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए फाइनल स्टेट आपका रिएक्टेंट है, उसकी फ्री एनर्जी 100 किलो जूल्स है, इनिशियल स्टेट आपका बेटा प्रोडक्ट है, उसकी फ्री एनर्जी 90 किलो जूल्स है। तो इस बारी जब बैकवर्ड रिएक्शन का डेल्टा जी कैलकुलेट होगा, सो व्हेन जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, सो गो 100 माइनस 90 दैट कम्स आउट बी प्लस 10। वही मैंने आपसे कहा बेटा कि जब भी आप एक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में हमें कुछ फ्री एनर्जी वहां से मिलती है जिसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या जिसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर पाते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन में एग्जैक्टली उतनी ही फ्री एनर्जी वापस सप्लाई करना पड़ती है, तब जाके बैकवर्ड रिएक्शन कैरी आउट हो जाती है। सो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव हुआ, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो जितना फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा, एग्जैक्टली उतना ही डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। सो इक्विलिब्रियम स्टेज पे डेल्टा जी का वैल्यू जो है, अगर आप डेल्टा जी टोटल निकालना चाहेंगे या डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन निकालना चाहेंगे एट इक्विलिब्रियम, प्लीज रिमेंबर दैट विल बी इक्वल टू फ्री एनर्जी चेंज बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन प्लस वी हैव फ्री एनर्जी चेंज बिकॉज ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्योंकि जितना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है, सो जितना डेल्टा जी नेगेटिव होगा सपोज फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, उतना ही डेल्टा जी पॉजिटिव होगा फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए डेल्टा जी आया था -10, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए डेल्टा जी आया था +10, -10 + 10 आपका कैंसिल आउट हुआ, सो नेट फ्री एनर्जी चेंज इक्विलिब्रियम स्टेज पे कितना आ गया बेटा? 0। जैसा मैंने आपको कल समझाया था, इक्विलिब्रियम स्टेज पे बेटा डेल्टा एच होता है 0, इसी तरह से इक्विलिब्रियम स्टेज पे डेल्टा जी जो है वो 0 होता है। और बात मैंने आपके सामने क्लियरली रखने की कोशिश की है, हाउ यू कैन से दैट एट इक्विलिब्रियम स्टेज डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। बिसाइड्स दैट इक्विलिब्रियम स्टेज पे डेल्टा जी 0 जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी हमारे पास आता है, राइट। मगर अगेन दैट इज द थर्मोडायनेमिक पर्सपेक्टिव, थर्मोडायनेमिक्स अभी आपको पढ़ना बाकी है। सो व्हेन द टीचर whosoever will take the thermodynamics, तो that teacher is going to tell you कि थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी जो है इक्विलिब्रियम पे कैसे 0 हुआ करता है। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? मगर यहां पे मैंने आपको मोटे अल्फाजों में बात सामने रखी कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे फ्री एनर्जी चेंज जो है वो कैसे 0 रहता है।
बस एक सिंपल बात याद रखनी है कि अगर कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बात करें, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में उसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव हुआ करता है। मगर चूंकि इक्विलिब्रियम स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है, सो जितना भी डेल्टा जी नेगेटिव होगा फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, उतना ही डेल्टा जी पॉजिटिव होगा फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। और अगर आप डेल्टा जी फॉर द ओवरऑल रिएक्शन देखना चाहें एट इक्विलिब्रियम, सो दैट विल बी सिंपली डेल्टा जी फॉरवर्ड प्लस डेल्टा जी बैकवर्ड, दैट्स -10 + 10 जो मैंने एग्जांपल बताई थी बेटा, इट कम्स आउट टू बी 0। वही असल में हमारा मसला था कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन जो है दैट इज एक्चुअली 0। फाइन, सो दैट वाज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। वी आर डन विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। और इससे पहले कि हम अगले वाले टॉपिक पे जाएं बेटा, इस कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैटर्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब किसी भी इक्विलिब्रियम को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें दो ग्राफ्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। वन इज रेट वर्सेस टाइम ग्राफ, अदर इज कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है बेटा, ये दोनों ग्राफ्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रेट वर्सेस टाइम ग्राफ। इक्विलिब्रियम को रेट वर्सेस टाइम ग्राफ पे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कल मैं आपको बता चुका हूं बेटा, रेट को जब भी आप प्लॉट करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करता है टाइम 0। टाइम 0 पे आपको पता है कि रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई, तो उस वक्त सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ रिएक्टेंट की होती है, क्योंकि रिएक्टेंट की वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन कैरी आउट हो जाएगी। जब रिएक्टेंट की वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन कैरी आउट हुई, तो किसी भी रिएक्शन की रेट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो जब इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0 रिएक्टेंट कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी आल्सो मैक्सिमम। क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो तो बैकवर्ड रिएक्शन कैरी आउट कराता है। जब प्रोडक्ट है ही नहीं तो बैकवर्ड रिएक्शन भी कुछ नहीं होगी, तो बैकवर्ड रेट विल बी 0। एज द टाइम passes on, as the time passes on, ये आपके पास है बेटा रिएक्टेंट्स इन इक्विलिब्रियम विद द प्रोडक्ट। एज द टाइम passes on, रिएक्टेंट खर्च होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तो फॉरवर्ड रेट जो है बेटा वो भी ऑब्वियसली कम हो जाएगी, बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन रेट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। लाइकवाइज बैकवर्ड रेट जो है बेटा, क्योंकि प्रोडक्ट बनता रहता है तो बैकवर्ड रेट बढ़ती चली जाती है। सो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब दोनों की रेट्स बेटा एक दूसरे के बराबर आती है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आर एफ जो है दैट इज इक्वल टू आर बी, और इसी पॉइंट को बेटा इक्विलिब्रियम स्टेज कहा जाता है, राइट। और उसके बाद मैंने आपसे कहा वंस द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड द टू रेट्स कंटिन्यू टू बी इक्वल टू ईच अदर। इसके बाद ये रेट्स बेटा कभी भी चेंज नहीं हो जाती है। सो दैट वाज बेसिकली रेट वर्सेस टाइम ग्राफ, ऑलरेडी हम कर चुके थे, जस्ट ए ब्रीफ रिविजन ऑफ दैट, राइट, कि किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को रेट वर्सेस टाइम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द ओनली करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द रेट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेज। फाइन बेटा, इसके अलावा कोई और ग्राफ जो होगा रेट वर्सेस टाइम के लिए फॉर द इक्विलिब्रियम, दैट्स कंप्लीटली इनकरेक्ट। फाइन, so that was about graph number 1, graphical representation number 1. I'll be talking about the second graph that is more important, that is concentration versus time graph. पहला हमारे पास था रेट वर्सेस टाइम, दूसरा हमारे पास है बेटा concentration versus time graph. अब concentration versus time graph अगर आप लेते हैं, so this is the concentration and this is the time graph. ठीक, बहुत सिंपल और बहुत आसान है। So at t equals to 0, reactant concentration होती है maximum. So this is some maximum concentration, right? So obviously this point will represent the reactant concentration. और इनिशियली आपके पास प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन विल बी 0, तो ये वाला पॉइंट जो होगा इट विल कॉरेस्पॉन्ड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। Then as the time passes on, fine बेटा, ये मेरे पास रिएक्टेंट है in equilibrium with the product. As the time passes on, रिएक्टेंट बेटा धीरे धीरे करके किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग, दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग, दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग। फाइन,
बट एट द सेम टाइम जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता चला गया, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। एक पॉइंट आपको याद रखना है, मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है इट अटेन्स ए कांस्टेंट वैल्यू। बीइंग कांस्टेंट एंड बीइंग इक्वल, इसमें फर्क है। बीइंग कांस्टेंट मींस वंस इक्विलिब्रियम इज सेट अप, उसके बाद ना ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आएगा, ना ही प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आएगा, बट द टू कॉन्सेंट्रेशंस कैन ईदर बी इक्वल और दे कैन बी अनइक्वल। राइट बेटा, इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखना है। सो अगर ऐसा हुआ कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बिल्कुल बराबर बराबर थी, राइट? अगर इक्विलिब्रियम स्टेज पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर थी, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम स्टेज, और उसके बाद ये कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा दे विल कंटिन्यू टू बी कांस्टेंट। ये एक कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपके पास है, दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, एंड देयर आर टू मोर वेज, राइट? दैट इज कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम अगेन, राइट? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम अगेन। कई बार ऐसा होता है बेटा कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में काफी ज्यादा जाती है, शायद प्रोडक्ट कभी ज्यादा स्टेबल होता है, राइट बेटा? और आपका रिएक्टेंट जो है काफी हद तक उस प्रोडक्ट को बनाने में कामयाब होता है, और प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट में उतना कन्वर्ट नहीं हो जाता। जब रिएक्टेंट बहुत सारा कन्वर्ट हुआ इनटू द प्रोडक्ट, दैट मींस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट टी इक्वल्स टू 0, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो थी दैट वाज मैक्सिमम। But as the time passes on, reactant concentration goes on decreasing, goes on decreasing, goes on decreasing. A point is reached at which the reactant concentration becomes constant. जब रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बेटा कांस्टेंट रह जाती है, उसके बाद जो है इक्विलिब्रियम के बाद ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कभी कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि इस बारी रिएक्टेंट बहुत ज्यादा कन्वर्ट हो गया इनटू प्रोडक्ट। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी बेटा वो बहुत ज्यादा बनी होगी इन कंपैरिजन टू जितना वहां पे रिएक्टेंट बचा होगा, बिकॉज बहुत सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। सो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जितना रिएक्टेंट इस बारी बचा है वो बहुत कम बचा है, मगर जो प्रोडक्ट बना है बेटा वो बहुत ही ज्यादा बना है, प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा बना है। लेकिन जो ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, तो ये वाला पॉइंट जो आपके पास होगा बेटा, जिस पॉइंट के बाद ये कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रही, तो इस पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट। लेकिन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है। सो दिस इज द कर्व फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, दिस इज द कर्व फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। What is important is that once the equilibrium is set up, उसके बाद न प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, न रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बेटा कांस्टेंट रहती है। सो दैट वे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में बेटा अगर आप इस तरह की रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ये भी बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन है। मगर हां, इस रिप्रेजेंटेशन से आप इतना कह सकते हैं बेटा कि इस केस में प्रोडक्ट काफी ज्यादा बना है एट इक्विलिब्रियम और रिएक्टेंट कम बचा है। और यहां पे आप कह सकते हैं बेटा जितना मेरे पास रिएक्टेंट बचा है, उतना ही प्रोडक्ट मेरे पास बन चुका है। इसी तरह से मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी है इन द कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, राइट? आई एम हैविंग वन मोर पॉसिबिलिटी हियर। मैं कॉन्सेंट्रेशन को प्लॉट कर रहा हूं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एट टी इक्वल्स टू 0 रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, इस बारी मान लीजिए प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो रिएक्टेंट या मान लीजिए प्रोडक्ट कम स्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। अब रिएक्शन कंडीशंस प्रोवाइड करने की वजह से आपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट कर दिया, राइट? प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट कर दिया, मगर उसके ज्यादा स्टेबल ना होने की वजह से रिएक्टेंट बहुत ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कोशिश करेगा वापस किस में कन्वर्ट होने की, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की। सो दैट वे रिएक्टेंट जो आपके पास बेटा रिएक्टेंट डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, बट वंस इक्विलिब्रियम इज सेट अप, उसके बाद रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। लाइकवाइज प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा बना था, थोड़ा सा बना था, थोड़ा सा बना था, राइट? फिर एक ऐसा स्टेज आया बेटा कि इक्विलिब्रियम के बाद वो प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट ही रह गया। सो अगेन यू कैन सी कि किसी पॉइंट के बाद दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रही है। दिस इज द ग्राफ फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द ग्राफ फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यू कैन योरसेल्फ सी कि प्रोडक्ट तो कंटिन्यूअसली बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, मगर किसी पॉइंट के बाद प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रही। रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन घटती चली गई, मगर किसी पॉइंट के बाद रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट रही। हमने क्या कहा था, इक्विलिब्रियम स्टेज पे हर एक कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा दैट अटेन्स अ कांस्टेंट वैल्यू।
और यहां पे आप खुद देख सकते हैं कि किसी स्टेज के बाद रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट रही है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो बेटा दैट हैज आल्सो रिमेन्ड कांस्टेंट, राइट। तो ये वाला पॉइंट जो होगा, जिस पॉइंट के बाद दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रही है, इस वाले पॉइंट को बेटा आप इक्विलिब्रियम स्टेज के नाम से जानेंगे। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? सो दिस इज माय इक्विलिब्रियम स्टेज हियर, दिस इज माय इक्विलिब्रियम स्टेज हियर, एंड लाइकवाइज ये वाला पॉइंट जो है ये आपके पास बेटा यहां पे इक्विलिब्रियम स्टेज बनेगा। जहां तक इन तीन ग्राफ्स की बात है, तीन के तीन परफेक्टली करेक्ट ग्राफ्स है बेटा फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मगर तीनों में फर्क कितना है? यहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट होने के साथ साथ बराबर भी है। यहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम के बाद कांस्टेंट होने के साथ साथ प्रोडक्ट ज्यादा बन चुका है, रिएक्टेंट कम रहा है, क्योंकि शायद प्रोडक्ट ज्यादा था एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। और इस इक्विलिब्रियम में आप देख सकते हो बेटा कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा बची है, प्रोडक्ट कम बना है, क्योंकि शायद प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल नहीं था एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? सो दैट वाज अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। आप किसी भी रिएक्शन के लिए कैसे ले सकते हैं बेटा? ये तीन तरीके होते हैं इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करने के फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इस पर्टिकुलर पार्ट पे आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, पर्टिकुलरली जो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होता है बेटा, इस पर्टिकुलर केस में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। और क्वेश्चन कैसे होगा? आपको कोई रिएक्शन दी जाएगी, उस रिएक्शन के लिए आपको पूछा जाएगा आप बताइए इस रिएक्शन के लिए सही ग्राफ क्या हो सकता है फॉर दी कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। अब सही ग्राफ क्या हो सकता है बेटा, उसके लिए आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यू विल राइट द क्वेश्चन प्लीज। Which of the following concentration versus time graphs, which of the following concentration versus time graphs is correct for the reaction? फॉर द रिएक्शन आपके पास ये है, A plus 3 times B in equilibrium with twice C, right? इस इक्विलिब्रियम के लिए सही कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या है? सबसे पहला ये आपके पास बेटा चार कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ्स हैं।
आपको बस ये पूछा गया इनमें से गिवन इक्विलिब्रियम के लिए सही कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कौन सा है, ठीक है। लेट्स टेक इट फ्रॉम द फर्स्ट वन। ये वाली कर्व कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के लिए, ये बी के लिए, सी के लिए, तीनों में आप देखते हैं बेटा किसी पॉइंट के बाद कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहती हैं। ओके दैट्स फाइन, दैट कैन बी इक्विलिब्रियम। मगर ये कहता है कि सी जो है वो तो आपका प्रोडक्ट है, सी की पहले ही कुछ कॉन्सेंट्रेशन थी, क्योंकि T इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है रिएक्शन हैज नॉट येट स्टार्टेड, और रिएक्शन हैज नॉट येट स्टार्टेड मतलब कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अभी कुछ नहीं होगी, और अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी नहीं है तो प्रोडक्ट की कर्व हमेशा कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, फ्रॉम द ऑरिजिन, राइट। क्योंकि प्रोडक्ट की कर्व जो है इसने ओरिजिन के बजाय ऊपर से शुरू किया हुआ है, सो इट इंडिकेट्स दैट एट T इज इक्वल टू 0 पहले ही कुछ प्रोडक्ट था, जबकि पहले तो कुछ प्रोडक्ट होता ही नहीं है। T is equal to 0 means reaction has not yet started. T is equal to 0 means product has not been formed. अगर प्रोडक्ट नहीं था, so this cannot be the correct curve, right? तो इसमें शायद ये दो ठीक तो थे, मगर ये तो पहले ही गलत था, तो इसको देखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है, इसको जरूरत ही नहीं। उसके बाद दूसरा अगर आप देखते हैं, C जो है इनिशियली 0 था, एब्सोल्युटली राइट। B की भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन थी, C की भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन थी। C के बारे में कहा गया कि C जो है विद टाइम बढ़ता है, दैट्स फाइन। मगर दिखाया गया बी भी बढ़ता है, ए भी बढ़ता है, मगर ए और बी तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट तो विद टाइम यूटिलाइज होकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, तो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो डिक्रीज होती है, तो ये इनकी कर्व जो है वो तो यहां से नीचे होनी चाहिए थी, मगर है ऊपर, तो इन दोनों की वजह से ये वाला ग्राफ भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑप्शन थर्ड की बेटा बात करेंगे, इसमें आपके पास बी की कॉन्सेंट्रेशन भी कुछ ऊपर से है, ए की भी है, मगर सी की है बिल्कुल ओरिजिन से शुरू हो रही है। आप देखिए बेटा आपका सी जो वो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कहां से शुरू होती है, राइट फ्रॉम द ओरिजिन, सो इट हैज टू बी देयर, तो सी की कर्व बिल्कुल सही जा रही है। उसके बाद मसला ये है, अगर आप कर्व 4 की बात करेंगे बेटा, यहां पर भी सी जो है बिल्कुल ओरिजिन से शुरू हो रहा है, ठीक है, और ए और बी जो है वो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स हैं, ये भी रिएक्टेंट्स हैं, ये भी यूटिलाइज हो रहा है, ये भी यूटिलाइज हो रहा है, बी भी कम हो रहा है, ए भी कम हो रहा है, यहां पर ए कम हो रहा है, बी कम हो रहा है, सो दोनों लगते हैं कि ये तो बिल्कुल सही है, राइट। क्योंकि यहां पर आपके पास बेटा सी की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली थी 0, यहां पर भी सी की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली 0, राइट। यहां पर सी विद टाइम बढ़ रहा है, यहां पर भी सी विद टाइम बढ़ रहा है, जो कि होना चाहिए। यहां पर ए और बी विद टाइम घट रहा है, यहां पर भी ए और बी विद टाइम घट रहा है, राइट। मगर पॉइंट इज, क्या ये दोनों ग्राफ सही है? आई टेल यू नो। दो में से सिर्फ आपके पास एक ग्राफ सही होगा बेटा, वो ग्राफ कौन सा होना चाहिए? क्योंकि ये तो ऐसा कोई केस है नहीं जहां पे हमारे पास मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट। मैंने कहा इन चार में से एक सही ग्राफ बताइए कौन सा होगा। अब बात आराम से समझना बेटा, जहां तक रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री की बात थी, रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री कहती है कि इसके एक मोल के साथ इसका कितना रिएक्ट करना चाहिए? 3 मोल्स। यानी कि आपको ए के कंपैरिजन में बी जो है 3 टाइम्स ज्यादा लेना पड़ेगा अगर आप रिएक्शन कैरी आउट करना चाहते हैं। सो ए के कंपैरिजन में बी जो है वो 3 टाइम्स ज्यादा लेना पड़ेगा, यानी कि रिएक्शन जब आप शुरू करेंगे तो आपकी बी की कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए। अब वही ग्राफ आप यहां पे देखिए, इस ग्राफ में टू स्टार्ट विथ बी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ए की कॉन्सेंट्रेशन बेटा कम है। अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे ए की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बी की कम है, क्योंकि आपको बी 3 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू ए। बी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू ए, सो बी की कर्व जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन पे होनी चाहिए एज कंपेयर टू ए, विच इज ओनली पॉसिबल इन ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन 4 में ए ज्यादा है, बी कम। जबकि आप स्टोइशियोमेट्री पे नजर मारिए, खुद पता चलता है जितना ए होना चाहिए उसके कंपैरिजन में बी जो है वो 3 टाइम्स हमारे पास अवेलेबल रहना चाहिए, राइट। नॉर्मली जो कि हम स्टोइशियोमेट्री से कंक्लूजन ले सकते हैं। दूसरा होता है कि स्टोइशियोमेट्री का एक्चुअल कंक्लूजन ये होता है कि जितना ये रिएक्ट करेगा ये 3 टाइम्स ज्यादा रिएक्ट करता है, मगर मसला ये 3 टाइम्स तभी रिएक्ट करेगा ना जब ये ज्यादा होगा। तो जब ये ज्यादा होगा तो बी की कर्व ऊपर आएगी, ए की कर्व जो है वो नीचे आएगी। सो ऑप्शन थर्ड जो है दैट इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन यू कैन हैव। अब यहां पर आपके पास एक कंफ्यूजन आ सकता है, सर जितना ए रिएक्ट करेगा तो सी तो उसका डबल बनता है, ठीक है, जितना ए रिएक्ट करता है सी तो उसका डबल बनता है, फाइन बेटा, जितना ए रिएक्ट करता है सी जो है उसका डबल बनता है, फाइन। तो आप कहेंगे सर ए जो है जब वो खर्च जितना भी खर्च हुआ सी उसका डबल बना, तो सी की कॉन्सेंट्रेशन तो ए के कंपैरिजन में ज्यादा होनी चाहिए, मगर ना ही सी की कर्व यहां पे इसके ऊपर है, ना ही सी की कर्व यहां पे ऊपर है, तो सी जो है वो तो ए से कम ही बन रहा है। देखो बेटा, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो प्रोडक्ट साइड का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इसके 2 मोल जरूर बनेंगे।
मगर मसला यह है कि जब इसका एक इसके 3 के साथ रिएक्ट करेगा तभी तो इसके 2 मोल बनेंगे। मसला यह है कि आपका प्रोडक्ट जो भी वहां पे होगा वो कितना बनेगा, वो डिपेंड करेगा वो प्रोडक्ट कितना स्टेबल है। अगर ये सी आपका बहुत स्टेबल हुआ तब जाके सी ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू जितना ए वहां पे मौजूद रहेगा, तो सी की कर्व ए से ऊपर आएगी। ठीक है, सी की कर्व ए से ऊपर आएगी। मगर अगर आपका सी ज्यादा स्टेबल नहीं हुआ तो ए जो है उसको बनाने की कोशिश ही नहीं करेगा ज्यादा, तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे सी जो आपके पास अवेलेबल होगा बेटा वो बहुत कम अवेलेबल होगा। इज दैट पार्ट क्लियर? तो सी की कर्व इससे ऊपर होगी या नीचे वो उसकी स्टोइशियोमेट्री पे नहीं बल्कि उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। जितना सी ज्यादा स्टेबल होगा उतना वो ज्यादा बनेगा, उतना उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम स्टेज पे ज्यादा आएगी, उतना इसकी कर्व जो है बेटा वो ऊपर होगी। Is that part clear? So that was something जो कि आपने concentration versus time graph में सीखना है बेटा। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, एक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिएगा, that will give you a bit of confidence. You write the question please. Which of the following concentration versus time graphs, which of the following concentration versus time graphs correctly represent the equilibrium? Correctly represent the equilibrium. कौन सा equilibrium? Equilibrium आपके पास ये है, it is twice SO2 as gas plus we have O2 as gas in equilibrium with twice SO3 as gas. Okay? इस equilibrium के लिए आपको सही concentration versus time graph पूछा गया है। I'll be taking it this way. Number 1, ये आपकी concentration एक्सेस, ये आपकी टाइम एक्सेस। पहले मैं चारों ग्राफ्स यहां पे आपके सामने रख दूं। ये आपकी concentration एक्सेस, ये आपकी टाइम एक्सेस। तीसरा, ये आपकी concentration एक्सेस, ये आपकी बेटा टाइम एक्सेस। और चौथा, चलिए चौथा हम नीचे ले लेते हैं, या चौथा मैं यहां बना लेता हूं, यहां स्पेस थोड़ी ज्यादा हमारे पास है। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। ओके, 4 ग्राफ्स में आपके सामने रख रहा हूं। नंबर 1 वी हैव गॉट चौथा ऑप्शन आप लिखें बेटा ऑल दी अबाव। मबनी यूथ्यूरियम ग्राफ की हैं, चौथा ऑप्शन आप अपने हिसाब से लिखेंगे, राइट इट ऑल दी अबाव। दैट इज योर ऑप्शन 4, राइट, ऑल दी अबाव। आराम से देख लेना इन 3 में से कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो उसके बारे में इंशाल्लाह हम अगली बार बात करेंगे। I'll see you on Monday. And I think that will do for today. This was the graphical representation of equilibrium और उसके related questions हमारे पास नीट जे में किस तरह के आते हैं बेटा, मैंने आपके सामने बात रखी। Rest we will do on Monday inshallah. Thank you so much.